बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू अलीम अकेडमी। आज का टॉपिक है ग्राफ्स। ग्राफ्स में हम डिस्कस करेंगे बेसिक ग्राफ्स। और आपको ये बता दें कि ये जो टॉपिक आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं ये बेसिकली ओ लेवल्स का ही टॉपिक नहीं है। ये ओ लेवल्स का, ए लेवल्स का, मैट्रिक का, एफएससी का, बीएससी का और आप किसी भी क्लास में जिसमें ग्राफ्स पढ़ते हैं, हर क्लास में जो बेसिक ग्राफ्स हैं वो सारे यही होते हैं जो हम आपको इस लेक्चर में पढ़ाएंगे आज। चाहे आप पाकिस्तान से हैं, इंडिया से हैं, किसी भी मुल्क से हैं, ये ग्राफ आपकी हर तरह से हेल्प करेंगे। क्योंकि आप कहीं भी चले जाएं, दुनिया में कहीं भी चले जाएं, आप किसी भी मैथमेटिक्स की बुक को पढ़ें तो आपको ग्राफ्स की जो बेसिक्स है वो यही मिलेगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको ये बताते हैं कि ग्राफ जो है वो किस तरह का होता है। अच्छा देखें, ग्राफ जो है ना वो बेसिकली इस तरह का होता है। इसको हम कहते हैं ग्राफ। ठीक है, इसमें आप कह लें कि स्क्वेयर्स बने होते हैं, स्क्वेयर्स कह लें, या इसको आप जो है वो बॉक्सेस भी कह सकते हैं। इस तरह से बॉक्सेस बने होते हैं, इसको आप कहते हो कि ये आपके पास एक ग्राफ है। अच्छा, इस ग्राफ के अंदर क्या होता है कि आपके पास ना स्ट्रेट लाइंस होती हैं, हॉरिजॉन्टल लाइंस होती हैं और वर्टिकल लाइंस होती हैं। जो हॉरिजॉन्टल लाइंस है ना उनको हम एक नाम यूज़ करते हैं उनके लिए, उसको हम कहते हैं एक्स एक्सिस। और जो वर्टिकल लाइंस हैं उसके लिए हम एक नाम यूज़ करते हैं वाई एक्सिस। तो बेसिकली जब आप पेपर पे ग्राफ ड्रॉ करते हैं तो एक सेंटर वाली लाइन होती है, उस सेंटर वाली लाइन को आप जो है वो एक्स एक्सिस से डिनोट कर देते हैं। बेसिकली वो लाइन ज़रूरी नहीं है कि सेंटर में हो, इसमें हर लाइन जो है वो किसी को भी आप एक्स एक्सिस बना सकते हो। ठीक है, और जो वर्टिकल लाइन है वो किसी भी लाइन का वाई एक्सिस बना सकते हैं। तो जैसे ये आपके पास ग्राफ है, तो अब देखें होगा क्या कि आप फ़र्ज़ करें कि मैं इसमें जो सेंटर वाली लाइन है, सेंटर वाली लाइन या उसके आसपास की किसी भी लाइन को मैं एक्स एक्सिस कह देता हूँ। तो मैं यहाँ पर एक लाइन इसको हाईलाइट कर देता हूँ। तो हाईलाइट करने के लिए हम जो है वो इस तरह से इसको हाईलाइट करते हैं। एक हम यहाँ पर एक एक्स्ट्रा लाइन ड्रॉ कर देते हैं। ओके, और इस लाइन को हम जो है वो एरो के साथ डिनोट करते हैं। ओके जी, ये आपके पास आ गई एक्स एक्सिस की लाइन। इसको हम फर्दर हाईलाइट भी कर देते हैं ताकि आपके लिए क्लियर हो जाए। ठीक है, ये देखें, ये हमने जो लाइन ड्रॉ की है इसको हम कहते हैं एक्स एक्सिस। तो आप यहाँ पर लिख भी सकते हैं इसके साथ कि ये एक्स एक्सिस की लाइन है, या आप ऐसा करें कि इसके साथ इसके आगे आप लिख लें एक्स। ये देखें जी, ये हमारे पास आ गया मैथमेटिक्स की लैंग्वेज में जिसको आप एक्स बोलते हैं, वो ये आपके पास एक्स आ गया। ठीक है, और ये एक्स का मतलब है कि ये जिस लाइन के आगे लिखा हुआ है वो एक्स एक्सिस की लाइन है। अच्छा, अब हम लिखते हैं, हम ड्रॉ करते हैं वाई एक्सिस की लाइन। तो आप किसी भी लाइन को वाई एक्सिस की लाइन बना सकते हैं। बेसिकली किसी भी लाइन को बनाने का मकसद ये होता है कि ये आपके ग्राफ पे डिपेंड करता है। जब आप ग्राफ पेपर पे कोई ग्राफ बनाते हैं तो उसमें जो आपको मेजरमेंट्स दी होती हैं, जो आपको पॉइंट्स दिए होते हैं ग्राफ में प्लॉट करने के लिए, उसकी वैल्यूज़ पे डिपेंड करता है कि आपने एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस कहाँ पर लेना है। अच्छा, फ़र्ज़ करें मैं जो ये वाली लाइन है मैं इसको बना लेता हूँ वाई एक्सिस। ओके, और इसके आगे भी हम जो है वो एक एरो लगा देते हैं इस तरह का, और ये इसकी रोटेशन हम इसके ऑपोजिट कर लेते हैं। लें जी, ये हमारे पास लाइन आ गई, और इसको भी डार्क करके, तो ये देखें जी, ये लाइन आ गई वाई एक्सिस की। ठीक है, अब एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दोनों आपको नज़र आ रहे हैं, तो हम ऐसा करते हैं कि हम वहाँ पर वाई लिख लेते हैं। ओके जी, ये हमने यहाँ पर लिख दिया वाई। ये लाइन होगी एक्स एक्सिस की, वो लाइन होगी हमारे पास वाई एक्सिस की। ठीक है, जहाँ पे एरो नज़र आ रहा है। अच्छा, हर ग्राफ के ऊपर जब भी आपने कोई भी ग्राफ ड्रॉ करना है, कहीं भी आपने ग्राफ प्लॉट करना है, तो उसके लिए सबसे पहले आपके पास एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस आपके पास होने चाहिए। आपको पता होना चाहिए कौन सी लाइन एक्स एक्सिस की है, कौन सी लाइन वाई एक्सिस की है। अच्छा जी, जो ग्राफ ड्रॉ करते हैं ना उसको हम ग्राफ प्लॉट करना भी कहते हैं। आपने प्लॉट के और ड्रॉ के वर्ड से आपने कंफ्यूज नहीं होना। ठीक है, तो ग्राफ प्लॉट करना या ग्राफ ड्रॉ करना या ग्राफ स्केच करना, ये सारी एक ही लैंग्वेज के वर्ड हैं। ठीक है, इनका मतलब एक ही है। ओके, तो अच्छा, उसके बाद क्या होता है कि जब आप एक्स एक्सिस वाई एक्सिस को पॉइंट आउट कर लेते हैं ना, तो आपके पास बेसिकली 4 कोऑर्डिनेट्स बन जाते हैं। 4 कोऑर्डिनेट्स का मतलब है कि ग्राफ के 4 पोर्शंस बन जाते हैं। उन पोर्शंस को आप कोऑर्डिनेट का नाम देते हैं। ठीक है, ये देखें, जो राइट साइड पे आपके आता है, आपके राइट साइड पे, राइट हैंड की साइड पे, उसको बोलते हैं फर्स्ट कोऑर्डिनेट। तो यहाँ पर जो फर्स्ट कोऑर्डिनेट है उसके साथ मैं लिख देता हूँ फर्स्ट कोऑर्डिनेट। ओके जी, ये आपके पास आ गया फर्स्ट कोऑर्डिनेट। ठीक हो गया।
अच्छा, अब देखें फर्स्ट क्वाड्रेंट के बाद आता है सेकंड क्वाड्रेंट। तो जो सेकंड क्वाड्रेंट है ना, वो जैसे ही आप इसको मूव करेंगे एंटी क्लॉकवाइज, तो आपके पास जो नेक्स्ट पोर्शन आएगा वो होगा सेकंड क्वाड्रेंट। तो वहाँ पर हम लिख देते हैं सेकंड क्वाड्रेंट। बेसिकली ग्राफ हम बनाया भी आपको दिखा सकते थे, लेकिन इस तरह से वीडियो के साथ साथ स्केच करने का मतलब ये नहीं है कि आपसे हमें वॉच टाइम मिले। उसका मकसद ये है कि आपको समझ आए कि हमने ग्राफ किस तरह से बनाना है और आप हमारे साथ साथ काम करें, ठीक है। तो आप प्लीज़ इस तरह से ना सोचा करें कि हम शायद वॉच टाइम लेने के लिए आपको जो है वो वीडियो लंबी बना रहे हैं या किसी और मकसद के लिए बना रहे हैं। हमारा मकसद सिर्फ यही है कि आपको समझ आए और आप हमें अच्छे अल्फाज में याद करें। और मेरे ख्याल से शायद आपके के जो आपके टीचर्स हैं, शायद वहाँ से आपको इस तरह समझ ना आती हो, क्योंकि इतनी डिटेल में पढ़ाने के लिए टाइम नहीं होता। हर टीचर अच्छा समझाता है, लेकिन अगर उनके पास टाइम हो तो फिर वो अच्छा समझाते हैं। आपकी क्लास में जो 45 मिनट्स का या 50 मिनट्स का पीरियड होता है, वहाँ पर इतनी डिटेल में नहीं पढ़ा सकते। तो अगर वो भी डिटेल में पढ़ाएं तो शायद वो भी इससे ज़्यादा बेहतर पढ़ाएं। ओके जी, उसके बाद जैसे ही आप सेकंड क्वाड्रेंट से नीचे आते हैं तो यहाँ पर आपके पास आ जाता है थर्ड क्वाड्रेंट, ठीक है। ये आपके पास थर्ड क्वाड्रेंट है। थर्ड क्वाड्रेंट बेसिकली ये वाला, ये देखें जिसके अंदर आ रहा है ना थर्ड क्वाड्रेंट लिखा हुआ, ये सारा पोर्शन है थर्ड क्वाड्रेंट, ठीक है। मैं आपको मज़ीद बता देता हूँ कि ये देखें यहाँ से लेकर, ठीक है, तो यहाँ तक ये जो सारा पोर्शन है ना, इसको बोलते हैं थर्ड क्वाड्रेंट। ओके, तो उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। तो मैं इसको दोबारा से जो है मैं इसको एक्सपेंड कर देता हूँ थोड़ा सा, ताकि आप क्लियरली देख सकें इसको। अच्छा जी, थर्ड क्वाड्रेंट के बाद बारी आती है फोर्थ क्वाड्रेंट की। तो ये आपके पास आ गया फोर्थ क्वाड्रेंट। FURTH लिख लें या FORTH लिख लें, दोनों ही एक्सेप्टेबल हैं। अच्छा जी, ये आपके पास आ गया फोर्थ क्वाड्रेंट। तो आई थिंक आपको क्वाड्रेंट्स की समझ आ गई है। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये सेकंड क्वाड्रेंट है, ये थर्ड क्वाड्रेंट है, ये फोर्थ क्वाड्रेंट। अच्छा, आप देखिए हर क्वाड्रेंट के ना अपने पर्टिकुलर साइंस होते हैं। उस साइंस की वजह से आप ये चेक करते हैं कि कौन सा जो पॉइंट है वो किस क्वाड्रेंट में लाई करेगा, ठीक है। और उसका ऑपोजिट क्या है कि अगर किसी क्वाड्रेंट में कोई पॉइंट लिखा हुआ है, पॉइंट बेसिकली क्या होता है कि पॉइंट एक दो ब्रैकेट्स के अंदर दो वर्ड्स लिखे होते हैं, एक एक्स एक्सिस का वर्ड होता है, एक वाई एक्सिस का, उसको हम पॉइंट कहते हैं, ठीक है। तो बेसिकली आप कोई भी पॉइंट अगर किसी क्वाड्रेंट में लिखा हुआ है तो आपने चेक करना हो कि वो इस क्वाड्रेंट का है या नहीं है। तो उसके लिए आप क्या करते हैं कि आप उसके जो है वो साइंस चेक करते हैं, प्लस माइनस या माइनस प्लस या प्लस प्लस या माइनस माइनस, जो भी साइंस हो उस साइंस के अकॉर्डिंग फिर हम चेक करते हैं, हम एस्टिमेट लगाते हैं या हम उसको उसके पर्टिकुलर क्वाड्रेंट में पुट कर देते हैं, ठीक है, सिर्फ उन साइंस की बेस पर। अच्छा, वो साइंस कैसे आते हैं, नेक्स्ट हम ये सीखेंगे कि वो साइंस किस तरह से आते हैं। अच्छा, आप देखें ये आपके पास जो आ रहा है यहाँ पे देखें एक्स, ये एक्स की डायरेक्शन ये वाली है जो आपको नज़र आ रही है। थोड़ा सा मैं इसको हाईलाइट करके दिखाता हूँ आपको। ये देखें एक्स की डायरेक्शन जो है वो ये वाली है और एक्स यहाँ से लेकर, ठीक है, ये एक्स एक्सिस की है और सॉरी ये वाई एक्सिस की है, ठीक है। एक्स यहाँ से लेकर ऐसे, एक्स और वाई की डायरेक्शन ये वाली है फर्स्ट क्वाड्रेंट में। अच्छा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में याद रखें कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में जहाँ पे एक्स भी पॉजिटिव है, वाई भी पॉजिटिव है। हम पॉजिटिव की बात अगर हम करें तो हम पॉजिटिव से पहले, पॉजिटिव बताने से पहले मैं आपको एक और चीज़ बता दूं कि एक एक्स है और एक होता है एक्स डैश। एक्स डैश किसी बुक्स में लिखा होता है, किसी में नहीं लिखा होता है। एक्स डैश का मतलब है कि एक्स की ऑपोजिट डायरेक्शन, ठीक है। और एक होता है वाई और दूसरा होता है वाई डैश। वाई डैश का मतलब है कि वाई की ऑपोजिट डायरेक्शन। तो पहले मैं आपको एक्स डैश और वाई डैश बता देता हूँ। अच्छा जी, ये देखें एक तरफ हमने लिख लिया है एक्स डैश और एक तरफ हमने लिख लिया वाई डैश। बेसिकली एक्स डैश क्या होता है, एक्स डैश है जो कि एक्स के ऑपोजिट होता है। ये एक्स है आपके पास तो इसके ऑपोजिट आपके पास आ जाता है एक्स डैश। ये वाई है और ये उसके ऑपोजिट आ जाता है वाई डैश। एक्स में जो है एक्स की तरफ हम लिखते हैं सारे पॉजिटिव नंबर्स और एक्स डैश की तरफ हम लिखते हैं सारे नेगेटिव नंबर्स। वाई की तरफ हम लिखते हैं, वाई पॉजिटिव की तरफ लिखते हैं सारे पॉजिटिव नंबर्स और वाई डैश की तरफ लिखते हैं सारे नेगेटिव नंबर्स। ओके, तो ये नंबर्स कैसे लिखते हैं अभी आपको लिख के दिखाते हैं।
अच्छा, बेसिकली पॉइंट्स की बात बाद में करेंगे, पहले हम नंबर्स को लिख लेते हैं। तो नंबर्स में क्या होता है कि सबसे पहले आपके पास जो है वो नंबर आता है ज़ीरो। तो वो ज़ीरो कौन सा वर्ड है? ज़ीरो बेसिकली वहाँ पर आता है जहाँ पर आपके पास एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दोनों मीट करते हैं। ठीक है, जैसे ये देखें यहाँ ये वो पॉइंट है जहाँ पर एक्स एक्सिस वाई एक्सिस मीट कर रहे हैं, तो हमने इसको नाम दे दिया है ज़ीरो का। ठीक हो गया। ये बेसिकली जहाँ पर वो मीट करते हैं वो पॉइंट जो है वो ये वाला है, ये वाला। ठीक है, जहाँ पर दोनों आपस में इंटरसेक्ट करते हैं या मीट करते हैं। इंटरसेक्ट और मीट करने का मतलब एक ही है। ओके, तो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस जहाँ पर मिलते हैं उसको बोलते हैं ओरिजिन, और ओरिजिन को हमने रेड लाइन से, रेड क्रॉस से हमने डिनोट कर दिया है, और वहाँ पर हमने जो पॉइंट लिखा है वो है ज़ीरो। ठीक है, वहाँ पर ज़ीरो ही आता है। अब ज़ीरो के बाद क्या होता है कि जब आप एक्स एक्सिस की बात करते हैं तो देखिए एक्स एक्सिस की तरफ नंबर्स आते हैं पॉजिटिव। तो ज़ीरो के बाद ये हम नंबर लाइन के ऊपर, हम ये ग्राफ बेसिकली नंबर लाइन के ऊपर ही बनता है। तो ज़ीरो के बाद नंबर लाइन की बात करें तो वहाँ पर आता है वन। अच्छा, वन के बाद जो नंबर आएगा वो होगा टू आपके पास। तो यहाँ पर जो नेक्स्ट पॉइंट है ना ये बेसिकली आ जाएगा टू। ओके, और उसके बाद जो नेक्स्ट नंबर आएगा वो होगा थ्री। ठीक हो गया। इस तरह से आगे नंबर चलते जाएंगे। ये आपके ग्राफ पे डिपेंड करता है कि आपको कितने नंबर्स चाहिए। तो जितने नंबर्स चाहिए हो उतने नंबर्स ही आप ग्राफ के ऊपर लिख लेते हैं। अच्छा, हमने यहाँ पे वन और टू लिख लिया। अच्छा, अब बात करते हैं ऑपोजिट डायरेक्शन की। अगर आप ज़ीरो के उस तरफ जाएं, यानी ज़ीरो से लेफ्ट साइड पे जाएं, तो वहाँ पर आएंगे नेगेटिव नंबर्स। यानी कि यहाँ पर आ जाएगा आपके पास -1, फिर उसके बाद आपके पास आ जाएगा -2। ठीक हो गया, -1 आ गया और -2 आ गया, और आगे इस तरह से -3 -4 सारे नंबर आते जाएंगे। अगर हम ऊपर की बात करें वाई एक्सिस की, तो वाई एक्सिस पे हमारे पास आते हैं पॉजिटिव नंबर्स। पॉजिटिव नंबर्स कैसे आएंगे? वहां पर आएगा +1, ये इधर आ गया आपके पास +1। ठीक है, और फिर उसके बाद आएगा +2, ये आपके पास आ गया +2। बेसिकली ये +1 और +2 कौन से नंबर हैं? ये वो वाले पॉइंट्स हैं जहां पर ये लाइंस आपस में मीट करती हैं। ये देखें, जो ये वाला पॉइंट है ना, ये वाला, बेसिकली ये पॉइंट है आपके पास 2, जो ये पॉइंट है, ये पॉइंट है 1। देखें यहाँ पर ये पॉइंट है 1 और ये पॉइंट है 2, फिर ये पॉइंट है -1, ये पॉइंट है -2। अच्छा जी, उसके बाद देखिए अगर आप वाई एक्सिस से वाई डैश की बात करें तो वहाँ पर क्या आएगा? वहाँ पर आपके पास आ जाएगा -1, ये आ गया -1। और फिर उसके बाद अगर आप उसके दूसरे क्वाड्रेंट की, आई मीन दूसरे पॉइंट की बात करें तो वहाँ पर आपके पास आ जाएगा -2। ओके, -1 -2, इस तरह से आगे नंबर चलते जाएंगे। सिर्फ हम 1 2 तक ले रहे हैं ताकि आप अच्छी तरह से समझ जाएं। तो आपको समझ आ गई कि ज़ीरो आता है सेंटर में, और ज़ीरो के राइट साइड पे यानी कि एक्स की पॉजिटिव डायरेक्शन में जहाँ पर एक्स लिखा हुआ है उस तरफ आते हैं पॉजिटिव नंबर्स 1 2 3 4 सो ऑन, इस तरह से हम ले लेते हैं। और ज़ीरो की एक्स की अपोजिट डायरेक्शन पे यानी कि एक्स डैश की साइड पर आते हैं नेगेटिव नंबर्स, यानी कि -1 -2 एंड सो ऑन, जो हमने यहाँ पे लिखे हुए हैं। ओके, और ज़ीरो से ऊपर जाएं तो वाई पॉजिटिव वाई की तरफ आते हैं पॉजिटिव नंबर्स, यानी कि 1 2 3 सो ऑन। और ज़ीरो के आई मीन वाई के ऑपोजिट जाएं वाई डैश की तरफ, तो वहाँ पर आते हैं नेगेटिव नंबर्स -1 -2 एंड सो ऑन। ठीक हो गया। तो उम्मीद है यहाँ तक आपको सारी समझ आ गई। अच्छा जी, अब हमने कोऑर्डिनेट्स तो यहाँ पे लिखनी है, इसको हम थोड़ा सा जो है वो साइड पे कर देते हैं ताकि हम बॉक्स के अंदर आपको क्लियरली दिखाएं और वहाँ की वर्किंग भी आपको दिखा सकें। ये थर्ड क्वाड्रेंट आ गया, और ये आपके पास आ गया सेकंड क्वाड्रेंट, और ये आ गया आपके पास फर्स्ट क्वाड्रेंट, और ये आपके पास आ गया फोर्थ क्वाड्रेंट। अब हम बात करेंगे इन क्वाड्रेंट्स के अंदर की स्टोरी की कि इनके अंदर क्या होता है हमारे पास। अच्छा जी, जब
पहली क्वाड्रेंट की बात करें हम तो देखें जो x की पॉजिटिव डायरेक्शन ये वाली है, यानी x पॉजिटिव यहाँ पे है, y पॉजिटिव यहाँ पे है, इनके दरमियान जो आ रहा है ये सारा आपके पास है फर्स्ट क्वाड्रेंट। अब फर्स्ट क्वाड्रेंट में x भी पॉजिटिव होता है, y भी पॉजिटिव होता है, तो यहाँ पर जो पॉइंट्स बनते हैं ना बेसिकली इसको हम कहते हैं पॉइंट। ब्रैकेट होती है, यहाँ पर आता है x का पॉइंट, ठीक है, और यहाँ पर आता है बेसिकली y का पॉइंट। तो जो पहले में जो x का पॉइंट आता है वो होता है आपके पास पॉजिटिव, और जो y का पॉइंट आता है वो भी आपके पास होता है पॉजिटिव, ठीक है। तो इसको कैसे लिखते हैं, अभी इसको मैथमेटिकली मैं आपको लिख के दिखाता हूँ। अच्छा जी, देखें पहले क्वाड्रेंट में x भी पॉजिटिव आता है और y भी पॉजिटिव आता है, उसको हम ना इस तरह से डिनोट करते हैं, ये देखें, ओके। तो इस पॉजिटिव का मतलब है कि यहाँ पर x भी पॉजिटिव है और यहाँ पर y भी पॉजिटिव है, ठीक हो गया। अच्छा, अब बात करते हैं सेकंड क्वाड्रेंट की। सेकंड क्वाड्रेंट में क्या है, देखें सेकंड क्वाड्रेंट कहाँ से कहाँ तक फॉल कर रहा है, ये पॉजिटिव y है और यहाँ पर ये नेगेटिव x है, यानी कि पॉजिटिव y और नेगेटिव x। तो पॉजिटिव y और नेगेटिव x का मतलब है कि वहाँ पर जो है वो इस तरह का पॉइंट आएगा कि नेगेटिव x और कोमा पॉजिटिव y, ठीक है। आपने याद रखें हमेशा हर जब भी पॉइंट को ड्रॉ करते हैं, ये बेसिकली ये पॉइंट है, ये जो ब्रैकेट में लिखा हुआ है इसको पॉइंट बोलते हैं। जब भी आप कोई पॉइंट लिखते हैं तो पॉइंट में हमेशा पहला आता है x का कोऑर्डिनेट, दूसरा आता है y का कोऑर्डिनेट। तो x का कोऑर्डिनेट यहाँ पर नेगेटिव होगा क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में x डैश आ रहा है, और यहाँ पर y का कोऑर्डिनेट पॉजिटिव होगा क्योंकि इस क्वाड्रेंट में y पॉजिटिव आ रहा है। तो चलिए इसको भी मैथमेटिकली लिख के दिखाते हैं। ये आपके पास आ जाएगा सेकंड क्वाड्रेंट में x नेगेटिव और y पॉजिटिव, ठीक हो गया। अच्छा जी, अब बात करते हैं थर्ड क्वाड्रेंट की। थर्ड क्वाड्रेंट में देखें वो कहाँ से कहाँ तक है, ये x डैश से लेकर तो यहाँ पर y डैश तक, ठीक है। तो अब देखें x डैश मीन के x भी नेगेटिव है, y डैश मीन के y भी नेगेटिव है, तो होगा क्या कि यहाँ पर x भी नेगेटिव होगा और y भी नेगेटिव होगा। तो इनकी वैल्यूज़ किस तरह की आ जाएंगी, यहाँ पर वैल्यूज़ होंगी इस तरह की, ठीक है, x भी नेगेटिव और y भी नेगेटिव, ओके। चलिए अब बात करते हैं फोर्थ क्वाड्रेंट की। फोर्थ क्वाड्रेंट में देखें x पॉजिटिव आ गया, फोर्थ क्वाड्रेंट यहाँ से लेकर तो यहाँ तक है, x पॉजिटिव है और y नेगेटिव है। तो यहाँ पर वैल्यूज़ फिर किस तरह की होंगी कि यहाँ पर x आपके पास पॉजिटिव होगा और y आपके पास नेगेटिव होगा, ठीक है। तो ये इस तरह की वैल्यूज़ आ जाएंगी, x पॉजिटिव और y नेगेटिव। अच्छा जी, ये आपके पास बन गया सारा ग्राफ। इसमें आगे चार क्वाड्रेंट्स आ गए, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट। फिर इसके ऊपर हमारे पास एक्स एक्सिस भी आ गया, वाई एक्सिस भी आ गया। हमने नंबर लाइन से इस पर नंबर्स भी ड्रॉ कर दिए। अच्छा, अब बारी आती है 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 1 यूनिट, 2 यूनिट। अच्छा देखें, जो एक बॉक्स बना होता है ना, यहाँ पर एक बॉक्स का मतलब है कि यहाँ से लेकर तो यहाँ तक, ये वाला, ये जो एक बॉक्स है ना, इसको हम कहते हैं 1 सेंटीमीटर, ठीक है। और 1 यूनिट का मतलब है कि 1, 2 यूनिट का मतलब है 2, 3 यूनिट्स का मतलब है 3 और 4 यूनिट्स का मतलब है 4, ठीक है। 1 सेंटीमीटर आपके पास अक्सर लिखा होता है कि 1 सेंटीमीटर टू 1 यूनिट, यानी कि 1 सेंटीमीटर से 1 यूनिट लेना आपने। तो जब 1 सेंटीमीटर से 1 यूनिट लें तो आपने एक बॉक्स में 1 लगाना है, जैसे हमने यहाँ पे लगाया हुआ है। ये एक बॉक्स में 1 आ गया, फिर दूसरे बॉक्स में 2 आ जाएगा, तीसरे बॉक्स में 3 आ जाएगा, इस तरह से सोन। अच्छा जी, उसके बाद दूसरी कंडीशन क्या होती है कि आपके पास आता है कि 2 सेंटीमीटर टू 1 यूनिट, 2 सेंटीमीटर टू 1 यूनिट। 2 सेंटीमीटर टू 1 यूनिट का मतलब है कि आपने यहाँ से लेकर, ठीक है, इधर से लेकर तो इधर तक आपने ये 2 सेंटीमीटर आ गए, इनको आपने लेना है 1 यूनिट, यानी कि इधर आएगा अगर 0 तो यहाँ पर आएगा 1, फिर आगे 2 बॉक्सेस छोड़ के यहाँ पर आ जाएगा 2, ठीक है। इस तरह से आपने सारे ग्राफ के ऊपर नंबरिंग करनी है, यानी नंबर लाइंस के जो नंबर हैं वो आपने इस सीक्वेंस में लेने हैं। ये कब लेने हैं, जब आपके पास आए 2 सेंटीमीटर टू 1 यूनिट। अच्छा जी, उम्मीद है इसकी भी समझ आ गई होगी। उसके बाद क्या होता है कि अगर आपके पास आ जाए कि 3 सेंटीमीटर टू 1 यूनिट, तो फिर आपने क्या करना है, यहाँ 0 से लेकर तो ये 3 यहाँ तक, इधर तक आपने लेना है 1, फिर अगले 1 2 3 बॉक्सेस के बाद आपने लेना है 2, फिर अगले 3 बॉक्सेस के बाद आपने लेना है 3, इस तरह से सो ऑन। यानी कि जितने सेंटीमीटर पे जितने यूनिट्स हैं वो आपने डिफाइन कर देने हैं। अगर हो
1 सेंटीमीटर पे 1 यूनिट, तो आपने सिंपल हर बॉक्स के साथ 1 2 3 4 आपने काउंटिंग के साथ नंबर लाइन के साथ आपने इसको लिख देना है। अगर हो कि 2 सेंटीमीटर्स टू रिप्रेजेंट 1 यूनिट, तो आपने 2 बॉक्सेस लेने हैं, उनको आपने 1 यूनिट पे लिखना है, यानी 2 बॉक्सेस मिलाकर आपने उनको 1 नंबर देना है, फिर 2 बॉक्सेस मिलाकर फिर दूसरा नंबर देना है, फिर 2 बॉक्सेस मिलाकर फिर तीसरा नंबर देना है। ठीक है, समझ आ गई आपको। बेसिकली हम जो इसके आगे क्वेश्चंस करेंगे उसमें जो ग्राफ बनाएंगे उसके साथ साथ भी आपको बताते जाएंगे कि हमने इसमें 1 सेंटीमीटर टू 1 यूनिट लिया है, या 2 सेंटीमीटर टू 1 यूनिट लिया है, या 2 यूनिट टू 1 सेंटीमीटर लिया है। जो भी होगा वो साथ साथ बता देंगे। लेकिन यहाँ तक बेसिकली इंट्रोडक्शन का मतलब ये है कि आप इसको अच्छी तरह से सीख लें कि हमारे पास इसके रेलिवेंट क्वेश्चंस आगे इस तरह के आएंगे। ठीक है, तो ये था ग्राफ का सारा इंट्रोडक्शन। तो इसमें उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। इसके बाद अब हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज। हम चैप्टर 6 स्टार्ट कर रहे हैं। चैप्टर 6 में आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 6 से। अब हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 6 से। एक्सरसाइज 6 से का क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 ये है, राइट डाउन द कोऑर्डिनेट्स ऑफ ईच पॉइंट शोन इन द फिगर। आपने डायग्राम आपको गिवन है, क्वेश्चन में आपने क्या करना है कि उसके अंदर जो कोऑर्डिनेट्स आ रहे हैं आपने कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने हैं ईच पॉइंट के। तो डायग्राम थोड़ा सा इसको एक्सपेंड कर लेते हैं ताकि आप इसको इजीली देख सकें। ऑलराइट, ये देखें, ये डायग्राम है। इसमें बुक के अंदर आपके पास ABCDEF ये पॉइंट्स जो है ना वो मार्क किए हुए हैं। तो आपने क्या करना है, आपने इनके आंसर्स फाइंड करने हैं। ओके, क्वेश्चन को ज़रा ध्यान से पढ़ें। क्वेश्चन क्या है, राइट डाउन द कोऑर्डिनेट्स। ठीक है, कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं कि अगर आपके पास एक ये पॉइंट है जिसका नाम है पॉइंट A, ठीक है, तो इसके अंदर जो एक पहला x का एलिमेंट आएगा और दूसरा एलिमेंट आएगा y का। तो जो ये x y के जो एलिमेंट्स हैं ना, इनको बोलते हैं कोऑर्डिनेट्स। ठीक है, तो बेसिकली हमने इसके अंदर ये x y के एलिमेंट्स को फाइंड करना है, यानी कि इसकी वैल्यू को हमने फाइंड करना है। अच्छा, एक चीज़ याद रखें, फर्ज करें कि हम पॉइंट A की बात करते हैं। पॉइंट A बेसिकली ये वाला पॉइंट है, ये जो क्रॉस आपको नज़र आ रहा है ये है पॉइंट A। ठीक है, अच्छा, अभी ग्राफ बना हुआ है तो आपने पॉइंट A को कैलकुलेट करना है। सबसे पहले देखेंगे पॉइंट A आपके पास आ रहा है थर्ड क्वाड्रेंट में। थर्ड क्वाड्रेंट में जो है वो सारे पॉइंट्स नेगेटिव होते हैं, x भी नेगेटिव y भी नेगेटिव। तो इसका मतलब है कि जो इसका जो आंसर आएगा पॉइंट A का वो इस तरह का होना चाहिए, नेगेटिव और फिर नेगेटिव। ठीक है, यानी कि ए का आंसर इस तरह का होना चाहिए, नेगेटिव नेगेटिव। अच्छा, अभी चेक कर लेते हैं ये पॉइंट कैसे आता है। ये पॉइंट इधर से देखें, अगर एक्स एक्सिस को देखें तो यहाँ से ये चलता आ रहा है और यहाँ पर आके इस पॉइंट को मीट कर रहा है। अब इसको आप वाई एक्सिस की तरफ बढ़ाएं तो ये देखें यहाँ पे चलता जाएगा तो इधर जाकर इस पॉइंट को मीट करेगा, यानी एक्स एक्सिस पर इसका आंसर आ रहा है -4। ठीक है, और वाई एक्सिस पर इसका आंसर आ रहा है -3। तो ए जो पॉइंट A है उसके कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे -4 -3। ठीक है, उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। तो हम पहले इसके कोऑर्डिनेट्स को पहले लिख लेते हैं। तो आपने क्या करना है, आपने पॉइंट A लिखकर, तो क्वेश्चन में पढ़ लें क्या लिखा हुआ है, राइट ऑन द कोऑर्डिनेट्स ऑफ ईच पॉइंट। तो आप लिखें कि कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट A आर। तो अब आप क्या करेंगे, A लिखकर तो उसके आगे आप उसके कोऑर्डिनेट्स लिख दें। पहला आ रहा है x का, वो आ रहा है -4, और दूसरा आ रहा है y का, वो आ रहा है -3। तो ये पहले पॉइंट जो है वो A पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स आ गए हैं आपके पास। ठीक है, चलें आगे बात करते हैं B पॉइंट की। अच्छा जी, देखें B पॉइंट को देखें तो ये B पॉइंट है, इसको आप इस तरफ बढ़ाएं, वर्टिकल बढ़ाएं तो ये इधर -2 पे आके मीट कर रहा है, और आप इस तरफ बढ़ाएं तो ये देखें ये 4 पे आके मीट कर रहा है। ठीक हो गया। तो अब देखें कि इसका जो एक्स एक्सिस के ऊपर जो इसका कोऑर्डिनेट आ रहा है वो कौन सा आ रहा है, वो आ रहा है -2। ये पॉइंट आ रहा है एक्स एक्सिस का। ठीक है, और जो वाई एक्सिस पे इसका पॉइंट आ रहा है वो आ रहा है 4। ये पॉइंट आ रहा है वाई एक्सिस का। ठीक हो गया। तो इसके जो आंसर आ जाएगा ना इसका B का, वो आ जाएगा -2, यानी कि पहले x का कोऑर्डिनेट, उसके बाद 4 यानी कि y का कोऑर्डिनेट। ठीक हो गया।
तो चलिए भी इसको भी हम इसका आंसर लिख लेते हैं बी पॉइंट का। ओके जी, कोऑर्डिनेट्स ऑफ, इसको हम कर देते हैं बी, और बी में आ रहा है, पहले आ रहा था एक्स एक्सिस पे -2 और फिर वाई एक्सिस पे आ रहा था 4। ठीक है, दोबारा चेक कर लेते हैं, -2 और 4 ठीक हो गया। ओके, अच्छा जी, नेक्स्ट चेक करते हैं हम पॉइंट सी को। पॉइंट सी को चेक करते हैं, तो पॉइंट सी हमारे पास ये है। तो ये देखें पॉइंट सी कहाँ से आ रहा है, इस तरफ से ये आ रहा है, इस 3 के साथ मीट कर रहा है, और इस तरफ से ये मीट कर रहा है इस 4 के साथ। ठीक है, तो एक्स एक्सिस पे कौन सा पॉइंट आ रहा है, ये एक्स एक्सिस है, एक्स एक्सिस पे आ रहा है 3, तो ये 3 पॉइंट हो जाएगा एक्स का, और ये 4 पॉइंट हो जाएगा वाई का। तो सी पॉइंट के कोऑर्डिनेट आ जाएंगे 3,4। ओके, तो अब हम लिखते हैं सी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स को, यहां पे कर देंगे सी, और ये आ जाएगा 3,4। चलें जी, आगे बात करते हैं डी पॉइंट की। तो देखें डी पॉइंट क्या है, कहाँ से मीट कर रहा है, इस तरफ देखें तो 2 से मीट कर रहा है, इस तरफ देखें तो 4 से मीट कर रहा है। तो एक्स एक्सिस पे है 4, वाई एक्सिस पे है 2, तो इसका आंसर आ जाएगा 4, 2। तो यहां पर आ जाएगा डी, और इधर आ जाएगा 4, और इधर आ जाएगा 2। थोड़ी सी यहाँ पे जो है वो इसको भी हम चेंज करेंगे। कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट, यहाँ पर आ जाएगा डी, यहाँ पर आ जाएगा सी, यहाँ पर आ जाएगा बी। कॉपी पेस्ट का ये नुकसान होता है, और जैसे आप दूसरे बच्चे की जो है वो कॉपी करते हैं ना, उससे भी आपको ऐसे ही नुकसान होता है, इसलिए अपना काम खुद किया करें। अच्छा जी, तो डी तक हो गए, अब है ई पॉइंट की बारी। तो ई पॉइंट देखें, इधर 1 पे, इधर 1 पे, तो इसकी कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे 1, 1। तो कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट ई, यहाँ पर भी आ जाएगा ई, इधर आ जाएगा 1, इधर आ जाएगा 1। ठीक हो गया। ओके जी, ई के हो गए। उसके बाद है एफ पॉइंट। तो एफ देखें, एफ मीट कर रहा है इधर 3 पर, इधर मीट कर रहा है -3 पर, तो ये आ जाएगा 3, -3। 3, -3 इसका आंसर आ जाएगा, और ई पॉइंट है 1, 1, और डी पॉइंट है 4, 2। तो ये सारे हमने आंसर्स जो है वो कैलकुलेट कर लिए। तो आई थिंक आपको समझ आ गई होगी। अब आप एक चीज़ ऑब्जर्व करें, इसको थोड़ा सा हम जो है वो स्मॉल कर लेते हैं। अच्छा, अब एक चीज़ आप ऑब्जर्व करें कि जो हमने कोऑर्डिनेट्स सीखे थे, फर्स्ट क्वाड्रेंट सीखे थे, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट। तो उसमें जो पॉइंट्स है वो वैसे ही आ रहे थे जैसे यहाँ पर आ रहे हैं। अब देखें, अगर ए पॉइंट है, ये थर्ड क्वाड्रेंट में आ रहा है, थर्ड क्वाड्रेंट में दोनों ही नेगेटिव होने चाहिए। तो देखें ए पॉइंट जो है ना वो दोनों ही नेगेटिव है। ठीक है, ये देखें ए पॉइंट दोनों ही नेगेटिव है, और ए पॉइंट आ रहा है थर्ड क्वाड्रेंट। अच्छा, ये एफ पॉइंट आ रहा है फोर्थ क्वाड्रेंट में। तो एफ पॉइंट में क्या है कि एक्स आपके पास पॉजिटिव होना चाहिए, और जो वाई है वो आपके पास नेगेटिव होना चाहिए। ठीक है, तो इसमें वैसे ही आ रहा है, एफ के कोऑर्डिनेट्स आ रहे हैं 4 और 3 और -3। ठीक हो गया। तो इस तरह से देखें, सी, डी और ये तीनों आ रहे हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट में। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे पॉजिटिव होते हैं, तो इनके सारे ही पॉजिटिव होंगे, सी, डी और ये देखें, सी, डी और ई सारे ही पॉजिटिव। तो आपको आई थिंक अच्छे से समझ आ गई है इसकी, तो हमें आगे मूव करना चाहिए। ओके जी, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2। बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। ग्राफ इज माय फेवरेट टॉपिक। तो
चलें क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। ऑन अ शीट ऑफ ग्राफ पेपर यूज अ स्केल ऑफ 1 सेंटीमीटर। देखें जो अभी मैंने आपको समझाया है कि ये 1 सेंटीमीटर क्या चीज़ है, ठीक है, तो वही यहाँ पर आ गया। ऑन अ शीट ऑफ ग्राफ पेपर यूज अ स्केल ऑफ 1 सेंटीमीटर टू रिप्रेजेंट 1 यूनिट। ड्रॉ द एक्स एक्सिस फॉर द values of x from -3 to 6 and y axis for the values of y from -2 to 5. प्लॉट द पॉइंट्स, स्केच द पॉइंट्स, ड्रॉ द पॉइंट्स, ये सारे सेम है, ठीक है। इसमें आपने घबराना नहीं है कि प्लॉट आ गया, स्केच आ गया, ड्रॉ आ गया या कुछ और लिखा हुआ है। तो आपने इन पॉइंट्स को प्लॉट करना है, ए बी सी डी ई और एफ, ठीक हो गया। तो ऑन अ शीट ऑफ ग्राफ पेपर यूज अ स्केल ऑफ 1 सेंटीमीटर टू रिप्रेजेंट 1 यूनिट। तो 1 सेंटीमीटर को आपने 1 यूनिट रिप्रेजेंट करना है। 1 सेंटीमीटर को 1 यूनिट रिप्रेजेंट करने का मकसद ये है, मतलब ये है कि आप एक जो सेंटीमीटर आ रहा है वहाँ पर आप एक वैल्यू लें, ठीक है। जैसे ये देखें, ये 0 to 1 एक बॉक्स है ना, 1 सेंटीमीटर, तो हमने यहाँ पे 1 लिया, हमने यहाँ पे 2 नहीं लिखा, ठीक है। फिर देखें ये 1 to 2 ये भी एक बॉक्स है, तो यहाँ पर हमने 2 लिखा है, फिर 3, फिर 4, फिर 5 सो ऑन। तो उस तरफ बात करें तो नेगेटिव नंबर्स आएंगे, उस तरफ -1, -2, -3। फिर 0 से ऊपर बात करें वाई एक्सिस की, तो ऊपर पॉजिटिव नंबर आते हैं 1 2 3 4 5 6, और 0 से नीचे वाई एक्सिस की बात करें तो वहाँ पे नेगेटिव नंबर आते हैं -1, -2। वाई एक्सिस के ऑपोजिट जो वाई डैश आता है उसको आप लिखें या ना लिखें उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, और एक्स एक्सिस के ऑपोजिट जो एक्स डैश आता है उसको भी आप लिखें या ना लिखें तो उससे फ़र्क नहीं पड़ता। ये ऑब्वियस सी बात है, क्लियर बात है कि जहाँ पे एक्स आ रहा है उसके ऑपोजिट एक्स डैश ही होगा। एक्स डैश मीन कि एक्स के नेगेटिव नंबर्स होंगे, और ये भी क्लियर बात है कि जहाँ पे वाई आ रहा है उसके ऑपोजिट वाई डैश होगा, यानी कि वाई के नेगेटिव नंबर्स होंगे। ओके, आई थिंक कि आपको बड़ी अच्छी से समझ आ गई है। तो अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अच्छा, क्वेश्चन में देखें, क्वेश्चन में बेसिकली कहा गया है अच्छा, क्वेश्चन में है कि ऑन अ शीट ऑफ ग्राफ पेपर यूज अ स्केल ऑफ 1 सेंटीमीटर टू रिप्रेजेंट 1 यूनिट। ये तो हमने कर लिया, ठीक है। अच्छा, ड्रॉ द एक्स एक्सिस वैल्यूज फ्रॉम -3 to 6। अच्छा, आप देखें जो वैल्यूज़ आपको यहाँ पे दी हो ना एक्स एक्सिस की, आपने वो वैल्यूज़ तो लेनी है, उससे ज़्यादा वैल्यूज़ आप ले सकते हैं, लेकिन कोशिश किया करें उससे कम वैल्यूज़ ना लें। उससे कम वैल्यूज़ लेंगे तो फिर भी ग्राफ बन जाएगा, लेकिन जो एग्जैक्ट ग्राफ है ना वैसा नहीं बनेगा। तो आपने ये जो वैल्यूज़ लिखी हैं -3 से 6, आपने ये वैल्यूज़ तो लाजमी लेनी है, इससे ज़्यादा जितनी मर्जी ले लें। यानी ये -3 है, इसके इधर आप -4 भी लिख लें, -5 लिख लें, -6 लिख लें, या ये 6 है इसके इधर आप 7 लिख लें, 8 लिख लें, 9 लिख लें, 10 लिख लें, जितने मर्जी लिख लें, लेकिन कम से कम आपने -3 से 6 तक वैल्यूज़ लेनी है। तो ये देखिए हमने -3 से लेकर तो 6 तक वैल्यूज़ यहाँ पर ले ली हैं एक्स एक्सिस के ऊपर। अच्छा, एंड दी वाई एक्सिस फॉर वैल्यूज ऑफ वाई फ्रॉम -2 to 5। अच्छा, वाई एक्सिस की भी यही स्टोरी है कि आपने -2 से लेकर 5 तक तो वैल्यूज़ लाजमी लेनी है, उससे ज़्यादा जितनी मर्जी ले लें। देखिए हमने लाइंस उससे ज़्यादा ड्रॉ की हुई हैं ताकि आप ये ना समझें कि आपने ग्राफ ही इतना बनाना है, ठीक है। पेपर में ग्राफ पेपर बड़ा आता है तो वहाँ पे आप छोटी वैल्यूज़ लिखते हैं तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये बाकी ग्राफ शीट पे क्या आएगा। हमने तो ये वैल्यूज़ ले ली हैं, तो बाकी जो ग्राफ शीट एम्प्टी है उसको हम एम्प्टी छोड़ के आएंगे। बहुत सारे बच्चे ऐसे अजीब से क्वेश्चंस करते हैं, तो उनका सोल्यूशन आपको यहीं से मैं बता रहा हूँ कि आपने उसमें ये नहीं देखना कि शीट खाली है या क्या है, आपने बस अपनी पर्टिकुलर वैल्यूज़ को लेना है, ठीक है। तो ये देखें वाई की वैल्यूज़ को भी हमने ले लिया -2 से लेकर तो 5 तक। अच्छा, अब हमने इनको प्लॉट करना है, तो चलिए जी प्लॉट करते हैं। हमने इन पॉइंट्स को ड्रॉ करना है। पहला पॉइंट है A to 5, एक्स एक्सिस पर ये x का पॉइंट है पहला, ठीक है, और ये दूसरा y का पॉइंट है। एक्स एक्सिस पर 2 देखें ये आ रहा है, ठीक है, और y एक्सिस पर 5 देखें ये आ रहा है। इस 5 को, ये जो एक्स एक्सिस पर 2 आ रहा है इसको आप बढ़ाएं 5 की तरफ, y एक्सिस के 5 की तरफ, और ये जो y एक्सिस पे 5 आ रहा है इसको आप बढ़ाएं x एक्सिस के 2 की तरफ, यानी कि इस तरफ। जहां पर ये दोनों पॉइंट मीट करेंगे वो होगा आपके पास पॉइंट A, ठीक हो गया। तो ये आपके पास आ गया पॉइंट A यहाँ पर। तो आई थिंक कि पॉइंट A की आपको जो है वो अच्छे से समझ आ गई है। पॉइंट B हमारे पास है 1 2,
यानी कि उसमें x जो है वो आ रहा है 1 और जो है वो y आ रहा है 2। तो देखें x का 1 जो है वो यहाँ पर है, ये वाला है, और जो y पे 2 है वो यहाँ पर है, ये वाला। अच्छा, अब इनको आपने ना आपस की डायरेक्शन में बढ़ाना होता है, यानी कि आप 2 को इस तरफ नहीं बढ़ा सकते, ये गलत है। आप 2 को इस तरफ भी नहीं बढ़ा सकते, ये भी गलत है। आप 2 को इस तरफ भी नहीं बढ़ा सकते, ये भी गलत है। आप 1 को इस तरफ नहीं बढ़ा सकते, ये गलत होगा। इस तरफ नहीं बढ़ा सकते, गलत होगा। इसको आप इस तरफ नहीं बढ़ा सकते, ये भी गलत होगा। देखिए 1 2 इस तरफ है ना, तो आपने 1 को 2 की डायरेक्शन में बढ़ाना है। और ये 2 देखें, 2 से 1 किस तरफ है, इस तरफ, तो आपने 2 को 1 की डायरेक्शन में बढ़ाना है। ठीक है, ये ठीक है, ये भी ठीक है और ये भी ठीक है। जहां पर ये दोनों आपस में मीट करेंगे, इंटरसेक्ट करेंगे, जहां पर दोनों, वो होगा हमारे पास पॉइंट बी। ठीक है, समझ आ गई आपको? ओके जी, तो इसको हम साफ कर देते हैं और आगे पॉइंट सी ड्रॉ करेंगे हम। ओके जी, पॉइंट सी की बात करते हैं। तो पॉइंट सी है -2 -1। आप देखिए -2 एक्स एक्सिस के ऊपर जो है वो ये आ रहा है, ये है -2, और -1 वाई एक्सिस के ऊपर जो है वो ये आ रहा है। -1 को बढ़ाएं -2 की तरफ, यानी कि ये वाला। -2 को बढ़ाएं -1 की तरफ, यानी कि ये वाला। जहां पर मीट करेंगे वो आपके पास आएगा पॉइंट सी। पॉइंट डी है 6 2, एक्स एक्सिस पर 6 है, 6 को, ये 6 आ गया, और वाई एक्सिस पे 2, ये 2 आ गया। 6 को बढ़ाएं 2 की तरफ, ये आ जाएगा। 2 को बढ़ाएं 6 की तरफ, ये आ जाएगा। यहां पर मीट करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा पॉइंट डी। पॉइंट डी 6 2। लेट मी चेक, कुछ गलती तो नहीं हो गई हमसे। आई एम सॉरी, टाइपिंग मिस्टेक है। तो पॉइंट डी बेसिकली है 6 -2, क्योंकि ग्राफ पे कुछ और आ रहा है और वहां पर कुछ और आ रहा है। तो लेट मी करेक्ट दिस फर्स्ट। दिस इज बेसिकली 6 -2। अच्छा जी, अब देखें ये पॉइंट डी आ गया, ये 6 है और ये -2 है। -2 को इस तरफ बढ़ाओ, 6 को इस तरफ बढ़ाओ, ये आ जाएगा पॉइंट डी। फिर ई पॉइंट है 3 और -2। तो एक्स एक्सिस पे 3 जो है वो ये है, और वाई एक्सिस पे -2 ये है। 3 को बढ़ाएं -2 की तरफ, तो ये जहां पर मीट करेंगे आ जाएगा पॉइंट ई। फिर एफ है -1 2, एक्स एक्सिस पे -1 ये है और वाई एक्सिस पर 2 ये है। तो -1 को बढ़ाओ 2 की तरफ, 2 को बढ़ाओ -1 की तरफ, तो जहां मीट करेंगे वहां आ जाएगा पॉइंट एफ। तो इतनी डिटेल से आपको बता दिया है कि आप जो ग्राफ्स जो है ना, अगर आप ओ लेवल्स में पढ़ रहे हैं ना ग्राफ, तो आप समझें कि BS तक या MS तक जब आप जाएंगे ना, तो आपको ये ग्राफ भूलेंगे नहीं। ठीक है, अगर आप इसको अच्छी तरह से समझ लें जैसे मैं आपको समझा रहा हूँ। ठीक है, और अगर आप 9th में हैं तो समझें कि आप MSc भी कर लेंगे ना, तो फिर भी आपको जो है वो ग्राफ्स नहीं भूलेंगे। तो ये हमारे पास जो है, हमने क्या करना था इसमें कि ऑन अ शीट ऑफ ग्राफ पेपर यूज अ स्केल दिस ड्रॉ दी पॉइंट्स दिस। बस हमने इन पॉइंट्स को ड्रॉ करना था। ठीक है, तो ये हमने इन पॉइंट्स को ड्रॉ कर दिया। ठीक है, तो अगर आपको समझ ना आए तो जैसे ये देखिए, हमने डायग्राम छोटी होती है, अक्सर नज़र नहीं आता। ये देखिए मैंने अब इसको बड़ा कर दिया है। तो अब यहाँ पर जैसे डायग्राम मैं बड़ी करूँ ना, अब यहाँ पर इसकी एक पिक्चर ले लिया करें। ठीक है, इसकी अपने मोबाइल से या इसके कंप्यूटर पे, अपने कंप्यूटर से इसका स्क्रीनशॉट लेने, फिर यहाँ से इसको बड़ा करके तो फिर आप इसको पढ़ा करें, फिर आपको ज़्यादा अच्छे से समझ आएंगी। वो छोटा सा नज़र आता है स्क्रीन पे, तो वहाँ से अक्सर चीज़ें जो है वो मिस हो जाती हैं आपसे। चलें जी, आगे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है, द इक्वेशन ऑफ अ फंक्शन इज दिस, फाइंड द वैल्यू ऑफ y व्हेन x इज इक्वल टू 3, एंड सेकंड पार्ट है x इज इक्वल टू -2। तो ये कैलकुलेशन का क्वेश्चन है, इसमें ग्राफ जो है वो इंक्लूड नहीं होगा। तो क्वेश्चन क्या है कि द इक्वेशन ऑफ अ फंक्शन इज दिस, एक फंक्शन है, उसकी इक्वेशन आपको गिवन है, ये इक्वेशन आपको गिवन है। ठीक है, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ y व्हेन x इज इक्वल टू 3। हम फर्स्ट पार्ट स्टार्ट करते हैं। अच्छा जी, फर्स्ट पार्ट स्टार्ट किया हमने इक्वेशन लिख ली। तो अब देखें कि हमने क्या करना है कि y की वैल्यू को फाइंड करना है, और x आपके पास है 3। तो आप क्या लिखें यहाँ पर, पुटिंग x इज इक्वल टू 3 इन अबव इक्वेशन वी गेट। अच्छा, अब ये सिंपल सी लाइन है, पुटिंग x इज इक्वल टू 3 इन अबव इक्वेशन। इसको आप अपने मेथड से भी लिख सकते हैं। आप ये भी लिख सकते हैं बाई पुटिंग x इज इक्वल टू 3 वी गेट।
ठीक है। लेकिन आपने इसको क्रैम नहीं करना, ठीक है, आपने इसको रट्टा नहीं लगाना कि हमने बाई पुटिंग x इज इक्वल टू 3 इन दी अबव इक्वेशन वी गेट दिस, इस तरह से आपने इसको याद नहीं करना, ठीक है। मैथमेटिक्स याद नहीं करते, उसको अंडरस्टैंड करते हैं। तो अब देखें इस इक्वेशन में आपने जहाँ पर x आ रहा है ना, वहाँ पर आपने पुट कर देना है 3। तो ये देखें ये x आ रहा है, तो इसकी जगह पर आप जो है वो पुट कर दें यहाँ पर 3। ओके जी, 4 3 आ जाएगा आपके पास 12, और 12 प्लस 5 आ जाएगा, तो 12 प्लस 5 का आंसर आपके पास आ जाएगा 17। तो 17 आंसर आ जाएगा इसके फर्स्ट पार्ट का। ओके जी, नेक्स्ट हमारे पास है सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में भी आपने वही क्वेश्चन लेनी है। अच्छा, सेकंड पार्ट क्या है, सॉरी, y इज इक्वल टू x प्लस 4x प्लस 5। ओके जी, सेकंड पार्ट में क्या करना है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ y व्हेन x इज इक्वल टू -2। तो अब आपने क्या करना है कि जहां पर x आ रहा है ना, आपने उसकी जगह पर लिख देना है -2। ओके जी, तो 4 2 आपके पास आ जाएगा -8। तो -8 प्लस 5 का आंसर आ जाएगा आपके पास -3। तो y इज इक्वल टू आ जाएगा -3। ठीक हो गया। तो ये हमारे पास इस पार्ट के दोनों के आंसर आ गए। नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 भी ऐसे ही है। द इक्वेशन ऑफ अ फंक्शन इज दिस। ये आपको बेसिकली फंक्शन समझा रहे हैं। अब आगे फंक्शंस आएंगे जिनको आपने ग्राफ में पुट करके उनकी वैल्यूज़ को फाइंड करना है, इसलिए वो आपकी बेस बना रहे हैं कि आपने वैल्यूज़ कैसे फाइंड करनी है। और किसी भी इक्वेशन को सॉल्व करने के बेसिकली दो मेथड होते हैं, एक तो आप सिंपल जो मेथड हम कर रहे हैं, और दूसरा होता है ग्राफ से। हम ग्राफ से भी इक्वेशंस को सॉल्व कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं वो आगे सीखेंगे हम। ओके जी, क्वेश्चन क्या है, द इक्वेशन ऑफ अ फंक्शन इज दिस, y is equal to 25 minus 3x, find the value of x when y is equal to 34। तो ये इक्वेशन आपने लिख ली, फर्स्ट पार्ट आप सोल्व कर रहे हैं, तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर आप लिख लें फर्स्ट पार्ट। अच्छा जी, आप देखें ये इक्वेशन लिख ली, इसके नेक्स्ट स्टेप में आप क्या करें कि आप जहाँ पर x आ रहा है ना, सॉरी जहाँ पर y आ रहा है उसकी जगह पर आप लिख दें 34। अच्छा जी, अब देखें ये जो 25 है ना, इसको आप ले जाएं उस तरफ, तो उधर जाकर हो जाएगा -25। तो यहां से 25 खत्म हो जाएगा। ओके जी, 34 माइनस 25 और 35 तो आ जाएगा 9। तो ये आपके पास आ जाएगा 9 इज इक्वल टू -3x। तो आप 3 को डिवाइड कर दें दोनों साइड्स पर, इधर आ जाएगा 9/3। तो यहां से 3 खत्म हो जाएगा, सॉरी ओके जी, तो इसका आंसर आ जाएगा 3 3 9। तो अगर लिखा हो -x इज इक्वल टू 3, तो इसका मतलब है कि x इज इक्वल टू -3। तो आ जाएगा x इज इक्वल टू -3। ठीक है, सिंपल आप दोनों साइड्स पे -1 से मल्टीप्लाई कर दें तो आपके पास ये आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास है इसका सेकंड पार्ट। तो आगे हम सेकंड पार्ट सॉल्व करते हैं इसका। ओके जी, सेकंड पार्ट क्या है कि y इज इक्वल टू -5 पुट करना है आपने। इधर आ जाएगा आपके पास -5, तो -5 और 25 को जब ले आएंगे आप इस साइड पे, तो ये आ जाएगा -25। तो यहाँ से 25 ख़त्म हो जाएगा। तो यहाँ पर आ जाएगा आपके पास -30। तो 30, और अब आप इसको डिवाइड करें,
3 को आप उस साइड पे डिवाइड कर दें तो यहाँ से 3 आपके पास ख़त्म हो जाएगा। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है, ये ज़्यादा बेहतर है। तो 3 10 30 होता है, तो इसका आंसर आ जाएगा 10। तो आप देखिए -1 से बोथ साइड से मल्टीप्लाई कर दें तो आ जाएगा 10 इज इक्वल टू x, माइनस ख़त्म हो जाएगा। तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, x इज इक्वल टू 10। ओके जी, ये आपके पास आंसर आ गया -3 और 10 इस दोनों पार्ट्स के आंसर आ गए -3 और 10। ओके जी, नेक्स्ट मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है, प्लॉट ईच सेट ऑफ द गिवन पॉइंट्स ऑन अ शीट ऑफ ग्राफ पेपर, ज्वाइन द पॉइंट्स इन ऑर्डर विद स्ट्रेट लाइंस एंड आइडेंटिफाई ईच जियोमेट्रिकल शेप ऑब्टेन्ड। आपने क्या करना है कि आपने पहले इन पॉइंट्स को ग्राफ के ऊपर प्लॉट करना है, उसके बाद जो भी इनकी शेप बनेगी उसको आपने आइडेंटिफाई करना है। ओके जी, पार्ट ए की बात करते हैं। फर्स्ट पार्ट आपके पास है, तो प्लॉट कैसे करते हैं ये आपको ऑलरेडी बता चुके हैं। जैसे पहला पॉइंट ले लें 6 और 4, तो देखें एक्स एक्सिस के ऊपर ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। एक्स एक्सिस के ऊपर 6 कहाँ पे आ रहा है, ये 6 आ रहा है, तो इसको ले लें, और वाई एक्सिस के ऊपर 4 ये आ रहा है। दोनों को मूव करें, 4 को इस साइड पे और 6 को इस साइड पे, जहाँ पर मीट करेंगे वो पॉइंट आ जाएगा 6 4। फिर -6 और 4, तो एक्स एक्सिस पे -6 ये आ रहा है, वाई एक्सिस पे 4 ये आ रहा है। 4 को बढ़ाएं -6 की तरफ, -6 को बढ़ाएं 4 की तरफ, तो ये आ जाएगा -6 4। जहाँ पे दोनों मीट करेंगे वो पॉइंट आ जाएगा -6 4। फिर है -6 -4, ये -6 है, ये -4 है। -4 को बढ़ाएं -6 की तरफ, -6 को बढ़ाएं -4 की तरफ, दोनों जहाँ मीट करेंगे वो पॉइंट आ जाएगा -6 -4। फिर है 6 और -4, तो आप 6 को बढ़ाएं, 6 को आप बढ़ाएं -4 की तरफ, ये देखें ये 6 है, तो ये -4 की तरफ ये आ जाएगा, और -4 को बढ़ाएं 6 की तरफ, दोनों मीट करेंगे तो ये आ जाएगा 6 -1। ठीक है, चारों पॉइंट्स अब आ जाएं तो इनको आप आपस में इस तरह से कंबाइन कर दें, क्योंकि क्वेश्चन में कहा हुआ है कि आपने इनको स्ट्रेट लाइन से कंबाइन करना है। तो देखें, स्ट्रेट लाइन से कंबाइन करने के बाद आपके पास ये शेप आ जाएगी। ठीक है, तो अब ये देखें, आपकी ये जो शेप आई है ये किस चीज़ की शेप है। आपको बेसिकली आपने लास्ट क्लास में पढ़ा होगा, या आपको पहले ही मैथमेटिक्स में आपने पढ़ा होगा कि रेक्टेंगल क्या होती है, रोम्बस क्या होती है, काइट क्या होती है, और पैरेललोग्राम क्या होती है, पैरेललोपिप्ड क्या होती है, क्वाड्रिलेटरल क्या है, ट्रायंगल क्या है, आइसोसेलेस ट्रायंगल क्या है, राइट एंगल ट्रायंगल क्या है, ट्रेपीजियन क्या है। ये सारी चीज़ें आप पहले पढ़ चुके होंगे। ठीक है, तो इनको यहाँ पर मैं आपको अभी इस क्लास में तो नहीं समझा सकता, क्योंकि यहाँ पे समझाना बनता ही नहीं है इनका। यहाँ पर आपको सिर्फ इनके नाम बताए जा सकते हैं। तो देखिए, ऐसी डायग्राम जिसके चारों तरफ चारों तरफ राइट एंगल हो, ये देखें चारों एंगल उसके 90 डिग्रीज के हों, ठीक है, और उसमें ऑपोजिट साइड्स बराबर हों। ये साइड इस साइड के बराबर है और ये साइड इस साइड के बराबर है, यानी कि इक्वल है। यानी अगर ये साइड 10 सेंटीमीटर है तो ये भी 10 सेंटीमीटर है, अगर ये साइड 5 सेंटीमीटर है तो ये साइड भी 5 सेंटीमीटर है। अगर इस तरह का सीन हो तो इसको बोलते हैं कि ये हमारे पास एक रेक्टेंगल है। ठीक है, इसको बोलते हैं रेक्टेंगल। तो अब ये जो शेप आ रही है, ये रेक्टेंगल की शेप आ रही है। तो आपने क्या करना है, आपने बस यहाँ पर इसके नीचे आंसर लिख देना है कि द गिवन शेप इज अ रेक्टेंगल। या क्वेश्चन पढ़ लें, क्वेश्चन में क्या पूछा है कि ऑर्डर द स्ट्रेट लाइंस एंड आइडेंटिफाई ईच जियोमेट्रिकल शेप ऑब्टेन्ड। तो आप यहाँ पे लिखें कि दिस जियोमेट्रिकल शेप इज अ रेक्टेंगल। ओके, ओ लेवल्स के पेपर में एक चीज़ याद रखें कि वो इन चीज़ को बॉदर नहीं करते। जो एग्जामिनर होता है वो ये चीज़ नहीं देखता कि आपने इंग्लिश किस लेवल की लिखी है, आप दिस यूज़ कर रहे हैं कि इट यूज़ कर रहे हैं या क्या यूज़ कर रहे हैं। वो ये देखता है कि आपका कंसेप्ट क्या है, यानी आप इस शेप को अंडरस्टैंड कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। जो उसने चीज़ चेक करनी है ना पेपर में, वो सिर्फ ये चेक करनी है, रेक्टेंगल। बस रेक्टेंगल लिखा है तो आपका आंसर ठीक है, बस। इसलिए आप ये सेंटेंसेस वगैरह जो है ना, ये आप खुद से भी बना सकते हैं। ये हमारे वाले सेंटेंसेस को कॉपी करना जो है वो लाजमी नहीं है।
नेक्स्ट बात करते हैं बी पार्ट की। बी पार्ट पे हैं 0 5 और -6 0 0 -5 और 6 0। तो ये शेप है, थोड़ा सा इसको एनलार्ज कर लेते हैं, ठीक है, ताकि आप अच्छी तरह से अंडरस्टैंड कर लें। और ये जो है ना, यहाँ पे इसको नीचे ले आते हैं, ठीक है, शेप को थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं। कम ऑन। अच्छा, हमारा शेप तो ऊपर नहीं हो रही, तो हम इसको एडजस्ट कर लेते हैं। अच्छा जी, ये देखें, पहला पॉइंट है 0 5। एक चीज़ हमेशा याद रखें, जब भी ये 0 आ जाए ना, 0, तो इसमें ना बच्चे बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं। बच्चों को समझ नहीं आती कि 0 5 है, इसको 0 पे टिक करेंगे या 5 पे टिक करेंगे, और कौन से 5 पे टिक करेंगे। तो आप हमेशा एक चीज़ याद रखें, 0 5 का जब आपने ड्रॉ करना है तो पहला देखें जो 0 है वो है एक्स एक्सिस का, ठीक है, जो 5 है वो है वाई एक्सिस का। तो आप देखें कि एक्स एक्सिस पे 0 कहाँ पे आ रहा है। 0 एक्स एक्सिस का हो या वाई एक्सिस का हो, वो हमेशा सेंटर में ही होता है, ठीक है। ये एक ही 0 है और यही एक्स एक्सिस का है, यही वाई एक्सिस का है। तो अब आपने क्या करना है कि आप देखें 0 ही आ रहा है, दूसरा पॉइंट देखिए 5 वाई एक्सिस का है, ये पॉइंट आ गया वाई एक्सिस का 5। तो एक चीज़ हमेशा याद रखिए, मैं आपको शॉर्टकट बता रहा हूँ कि जब भी 0 आ जाए ना, 0, तो 0 के जो साथ दूसरा नंबर होगा ना, आपने उस नंबर पे हमेशा जो है वो आपने पॉइंट ड्रॉ कर देना है। जैसे 0 5 है ना, तो ये देखें इसका जो पॉइंट है ना 0 5, ये आएगा 5 के ऊपर, ठीक है। अब -6 0 है ना, तो इसका जो पॉइंट आएगा ना, पॉइंट -6 0 का, वो आएगा -6 के ऊपर, यानी कि ये वाला। आप देखें 0 -5 है ना, तो इसका जो पॉइंट आएगा ना वो आएगा -5 के ऊपर, ये देखें ये -5। आप देखें 6 0 है, तो इसका पॉइंट है वो 6 के ऊपर आएगा, 0 पर नहीं आएगा, तो ये आ गया 6 0। तो ये शॉर्टकट है, इसको आप याद रखना कि जब भी 0 आ जाए ना, दो कोऑर्डिनेट्स में से एक 0 हो जाए, तो जो 0 के अलावा जो दूसरा पॉइंट होता है ना, बेसिकली वही आपका एक्चुअल कोऑर्डिनेट होता है, यानी कि उसी के ऊपर आपने मार्क करना होता है कि ये आंसर है 0 5 का, ठीक है। समझ आ गई आपको। अगर कोई आपको इस तरह की प्रॉब्लम हो, समझ ना आए, तो आप कमेंट्स में पूछ लिया करें कि सर ये पॉइंट समझ में नहीं आ रहा, ये किस तरह से होगा। हम पूरी कोशिश करते हैं कि कमेंट्स में आप जो क्वेश्चंस पूछें, आज कल परसों जब भी टाइम मिले, हम उनका आंसर आपको, उनका रिप्लाई ज़रूर करें, ठीक है। तो आप अगर जैसा भी क्वेश्चन हो, आप उसको कमेंट्स में हमें बता दिया करें। और अगर आप पाकिस्तान के बाहर से कहीं से देख रहे हैं, तो हमें यह भी बताएं कि आप किस मुल्क से देख रहे हैं और हमें अपने वीडियो को इम्प्रूव करने के लिए क्या करना चाहिए। वैसे हम कोशिश करते हैं कि YouTube के ऊपर इससे बेस्ट वीडियो कहीं भी ना हो। हम अगर कोई इस तरह की वीडियो हो तो हम कोशिश करते हैं उससे भी बेस्ट वीडियो बनाएं। तो अगर आप समझते हैं फिर भी हमारी वीडियो में कुछ कमी है, तो हमें बताएं, हम उसको इम्प्रूव करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास सी पार्ट है। तो अच्छा, सॉरी, इसकी शेप तो हमने बताई नहीं। अच्छा, आप देखें ये जो शेप है ना, बेसिकली ये आपके पास बन रही है रोम्बस, ओके। तो रोम्बस क्या होता है कि इसमें ना बेसिकली ऑपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं, ठीक है, ऑपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं, और जो इसकी जो साइड्स है ना, साइड्स वो भी इसकी इक्वल होती हैं। तो अब देखें आपने क्या लिखना है, द ज्योमेट्रिकल शेप इज आ रोम्बस, ठीक हो गया। अच्छा, अब ये शेप्स के बारे में अगर आपको नहीं ना पता, तो आप इनको जो है वो गूगल से सर्च भी कर सकते हैं, इनको आप स्टडी कर सकते हैं गूगल से, तो आपको ईजिली जो है वो समझ में आ जाएंगी। अच्छा जी, अब देखिए नेक्स्ट है 0 0 और 0 8 और 5 4। तो 0 0 जो है वो तो आपके पास है ओरिजिन का मतलब है कि वो पॉइंट जहाँ पर एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस मीट कर रहे हैं, तो ये आ जाएगा 0 0, ठीक है। 0 8 का मतलब है कि 8 अभी आपको बताया मैंने, तो ये आ जाएगा 0 8। और 5 4 का मतलब है कि एक्स का 5 और वाई का 4 जहाँ मीट कर रहे हैं, वो पॉइंट आ जाएगा 5 4। तो देखें तीन पॉइंट्स आ रहे हैं, तो ये आपके पास आ जाएगी ट्राइंगल। अच्छा, आप देखें ये ट्राइंगल तो आ रही है, लेकिन अगर आप इसको ग्राफ से देखें ना, तो इसके दो डिस्टेंसेस इक्वल हैं। तो ऐसी ट्राइंगल जिसके दो डिस्टेंसेस, यानी कि जिसकी दो साइड्स इक्वल हों, उसको बोलते हैं आइसोसेलेस ट्राइंगल। तो आपने इसके आंसर में आपने लिख देना है कि द अबव geometrical shape is an isosceles
ट्राइंगल। आइसोसेलेस के स्पेलिंग गलत हो गए तो अभी इनको ठीक कर लेते हैं। तो नो, ये क्या खुल गया? अच्छा जी, आइसोसेलेस, ये आपके पास आ गया आइसोसेलेस। ठीक है, तो ये आपके पास आइसोसेलेस ट्राइंगल है। नेक्स्ट, ओके जी, तो शेप को थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। ये देखें, इससे बड़ा पॉसिबल नहीं है। ओके जी, पहला पॉइंट है 1 0। 1 0 है तो ऑब्वियसली 1 पर होगा, तो ये पॉइंट आ जाएगा पहले आपके पास 1 0। फिर है 0 3। 0 3 है तो वो 0 ऑब्वियसली 3 पर होगा, 0 पर तो हो नहीं सकता। 0 पर हमेशा एक ही पॉइंट होता है और वो होता है 0 0। फिर है -1 4, तो ये देखें ये है -1 4। फिर है -5 -2, तो ये आ गया है -5 -2। ओके जी, तो ये आपके पास जो है वो डायग्राम बन गई है। तो ये आपके पास कौन सी डायग्राम बनी है? ये आपके पास बन गई है क्वाड्रिलेटरल। क्वाड्रिलेटरल होती है कोई भी 4 साइडेड फिगर, बस 4 साइडेड फिगर हो उसको हम बोलते हैं कि ये क्वाड्रिलेटरल है। तो हमने लिख दे रहे हैं द अबव जियोमेट्रिकल शेप इज आ क्वाड्रिलेटरल। ओके जी, नेक्स्ट हम इसके ओ लेवल्स के इस मैथ के बाद हम एडिक्सल मैथ भी शुरू करना चाह रहे हैं। लेकिन एक चीज़ जो मसला आ रहा है वो ये है कि बेसिकली ये मैथ हो या एडिक्सल मैथ हो जिसकी ओ लेवल्स में एक ही बुक होती है, इन दोनों का सिलेबस सेम है, दोनों के क्वेश्चंस भी काफ़ी हद तक सेम है। तो हो सकता है कि हम वो ना शुरू करें, तो ऐसे बच्चे जो एडिक्सल मैथ पढ़ रहे हैं वो भी इस मैथ को फॉलो कर सकते हैं, क्योंकि आपके ओ लेवल्स के पेपर में कोई सिलेबस नहीं है। सिर्फ ये जो बुक्स आपकी हैं ये रेफरेंस बुक्स हैं, ये आपकी सिलेबस बुक्स नहीं है। ओके जी, नेक्स्ट आपके पास है 5 2, तो ये 5 है, ये 2 है, ये आ जाएगा 5 2। फिर आ जाएगा -1 3, और फिर आ जाएगा -1 -3, फिर आ जाएगा 5 2। तो ये आपके पास शेप बन जाएगी। तो आप देखें ये जो शेप इस तरह की होती है ना, इसको हम बोलते हैं ट्रेपीजियम। ठीक है, इसको हम बोलते हैं ट्रेपीजियम। इसमें ये साइड और ये साइड जो है ना ये पैरेलल होती हैं, ये इक्वल नहीं होती, सॉरी, ये पैरेलल होती हैं। पैरेलल यानी कि दोनों की डायरेक्शन सेम होती है। ठीक है, तो चलें जी हम इसको लिख लेते हैं कि द गिवन शेप इज आ ट्रेपीजियम। द ज्योमेट्रिकल शेप इज आ ट्रेपीजियम। ओके जी, नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन 6 ये है, द वर्टिसेस ऑफ अ राइट एंगल ट्राइंगल आर ए बी एंड सी। Plot the points A, B and C on a sheet of graph paper, hence find the area of the triangle. Very easy question. आपने जो ये जो पॉइंट्स गिवन है आपने इनको प्लॉट करना है ग्राफ पेपर के ऊपर। उसके बाद आपने इस ट्राइंगल का एरिया फाइंड करना है। तो देखें, प्लॉट हमने कर दिया है, प्लॉटिंग हमने बहुत डिटेल से पढ़ ली है। पहले आधा घंटा हमने लगा दिया सिर्फ ग्राफ को अंडरस्टैंड करने में कि प्लॉट कैसे करते हैं किसी भी पॉइंट को। तो फिर से बता दूं, ए पॉइंट है 1 0, एक्स एक्सिस पे 1 और 0 जो है वो रीजन वाला, तो ये आ जाएगा पॉइंट 1 0। फिर है बी पॉइंट है 7 0, तो ये आ जाएगा 7 0। सी पॉइंट है 1 8, ये आ जाएगा 1 8। तो ये आपके पास देखिए ये एंगल बन रहा है 90 डिग्री का, तो ये आपके पास बन गया एक राइट एंगल ट्राइंगल। तो हमने इसका एरिया फाइंड करना है। तो राइट एंगल ट्राइंगल का एरिया का फॉर्मूला होता है 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। तो अभी इसका एरिया कैलकुलेट करके दिखाते हैं आपको। एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC इज इक्वल टू, पहले आप लिखिए फॉर्मूला, ओके 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। अच्छा आप देखें यहाँ पे बेस फाइंड करना काम है। बच्चे यहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं कि ग्राफ से बेस कैसे निकालें। तो चलिए अभी आपको बताते हैं ग्राफ से बेस कैसे निकालते हैं। ये देखें ये ट्राइंगल है, ये इसकी बेस है ये वाली, ठीक है, और जो है ना ये वाली ये इसकी हाइट है। अच्छा बेस में देखें बेसिकली जितने पॉइंट्स बेस में आ रहे होते हैं ना वही उसकी वैल्यू होती है। यहाँ पर देखिए 1 से शुरू हो रहे हैं, तो ये कितने बॉक्सेस आ रहे हैं 1 से 2, 1 2 3 4 5
6 बॉक्सेस आ रहे हैं, इसका मतलब है कि जो बेस है ना वो इसकी 6 है। अब हाइट काउंट करें, हाइट के भी बॉक्सेस को काउंट कर लें, 1 2 3 4 5 6 7 8 इसकी हाइट है। देखा, इतना आसान है ग्राफ से इसकी वैल्यू को कैलकुलेट करना। तो आपने कंफ्यूज नहीं होना, ये मेथड आपने सीखना है, आपने क्लास फेलोज को भी बताना है। ओके, तो चलें जी इसको आगे सॉल्व करते हैं। अच्छा जी, आप देखिए जहां पर इसकी बेस आ रही है ना वहां पर आ जाएगा इसके पास 6, और जहां पर हाइट आ रही है वहां पर वैल्यू आ जाएगी 8। तो इसको आप कैलकुलेट कर लें। तो 2 3 ज़ा 6, तो 8 3 ज़ा 24, तो ये आ जाएगा 24। अच्छा, आप देखें एरिया है, तो एरिया हमेशा जो है वो स्क्वायर्स में होता है, यानी उसका जो यूनिट है ना वो स्क्वायर्स में आता है। सेंटीमीटर तो सेंटीमीटर स्क्वायर, मीटर है तो मीटर स्क्वायर। लेकिन अगर आपके पास जो है वो कोई भी वैल्यू ना हो, जैसे कि इस ग्राफ में देखें ना ही सेंटीमीटर है ना ही मीटर है, तो आपने क्या करना है वो देखें। आपने क्या करना है, आपने इसके आगे लिखना है यूनिट, और यूनिट के ऊपर आपने लिख देना है 2, यानी कि यूनिट स्क्वायर। ठीक है, आप इंग्लिश में लिखते हैं चाहे यूनिट स्क्वायर, चाहे आप इस तरह से मैथमेटिक्स में लिख के ना यूनिट उसके ऊपर 2 डाल दें, दोनों का मतलब सेम है। ओके, तो ये इसका यूनिट है। पेपर में याद रखें, अगर आप यूनिट नहीं लिखेंगे ना तो आपके मार्क्स कटेंगे। ओके जी, आगे चलते हैं। ये इसका आंसर आ गया 24 यूनिट स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 7 ये है, प्लॉट ईच द फॉलोइंग पॉइंट्स ऑन अ शीट ऑफ ग्राफ पेपर, दिस ये सारे पॉइंट्स हैं। डू यू नोटिस दैट द पॉइंट्स लाई इन अ स्पेशल पैटर्न। आपने चेक करना है कि जो पॉइंट्स है आप प्लॉट करते हो इनको ग्राफ के ऊपर, तो वो किस स्पेशल पैटर्न आ रहा है। अगर स्पेशल पैटर्न आ रहा है तो उस पैटर्न को आपने डिफाइन करना है। अच्छा जी, ये देखें, ये मैंने ग्राफ बनाया, ग्राफ के ऊपर मैंने ये सारे पॉइंट्स जो है ना इनको मैंने ड्रॉ कर दिया। ठीक है, अच्छा, जब ग्राफ के ऊपर इनको ड्रॉ किया तो ड्रॉ करने के बाद जब हमने इनको देखा, इनके दरमियान एक स्ट्रेट लाइन को हमने इनको ज्वाइन किया ना पॉइंट्स को, तो इनके दरमियान एक स्ट्रेट लाइन आ रही है। ठीक है, ये सारी एक स्ट्रेट लाइन आ रही है इनके दरमियान। तो बस यही इसका पैटर्न है। पैटर्न मीन के वो शेप कौन सी बना रहे हैं। पैटर्न का मतलब ये नहीं कि वो किस तरह से आ रहे हैं, पैटर्न का मतलब ये कि आप पॉइंट्स ड्रॉ करें, उसके बाद बताएं कि उनकी शेप किस तरह की आ रही है। तो पॉइंट्स ड्रॉ कैसे करते हैं वो आपको पता है। ठीक है, आपने इनको ग्राफ के ऊपर ड्रॉ कर देना है। लेकिन एक चीज़ याद रखें कि आपने जो ग्राफ बनाना है ना, ग्राफ वो आपने इनकी वैल्यूज़ के हिसाब से बनाना है। ठीक है, वैल्यूज़ के हिसाब से कैसे बनाना है वो भी आपको बता देता हूँ। देखिए, एक्स एक्सिस की वैल्यूज़ को देखें, 3 2 1 0 -1 -2 और फिर -3, यानी कि एक्स एक्सिस की वैल्यूज़ जो है ना वो क्या आ रही हैं, सबसे छोटी वैल्यू आ रही है -3, और सबसे बड़ी वैल्यू जो उसकी आ रही है वो आ रही है +3। ठीक हो गया। अब आ जाए वाई एक्सिस की। अच्छा, वाई एक्सिस की बात करें तो इनको प्लॉट करें, -5 -3 -1 1 3 5 और 7। तो देखें, सबसे छोटी वैल्यू जो आ रही है ना वाई एक्सिस के ऊपर वो आ रही है आपके पास -5, और फिर जो सबसे बड़ी वैल्यू आ रही है वो आ रही है 7। तो देखें, इसका मतलब ये है कि जो आपने एक्स एक्सिस के ऊपर जो आपने पॉइंट्स लेने हैं वो आपने लेने हैं -3 से लेकर +3 तक। ठीक है, और वाई एक्सिस के ऊपर जो आपने पॉइंट्स लेने हैं वो लेने हैं -5 से लेकर +7 तक। बच्चे पेपर में क्या करते हैं, ग्राफ ले लेते हैं, ग्राफ बना लेते हैं, उसके ऊपर वैल्यूज लिख लेते हैं। जब प्लॉट करने की बारी आती है, उनको स्केच करने की बारी आती है, पॉइंट्स को लिखने के बाद जब उनको मिलाते हैं तब पता चलता है कि पॉइंट तो मिल ही नहीं रहे। वो जब पॉइंट्स को ड्रॉ करते हैं तो वो क्या नजर आता है कि जी कोई पॉइंट अंदर आ रहा है ग्राफ के, और कुछ पॉइंट ग्राफ के अंदर आ ही नहीं रहे, कुछ पॉइंट्स तो बाहर जा रहे हैं। तो पहले आपने इस चीज़ के बारे में केयरफुल रहना है। ये जो मेथड आपको बताया ये आपको कहीं भी कोई भी नहीं बताएगा। ठीक है, ये मेथड आपने याद रखना है और इस मेथड को आपने फॉलो करना है किसी भी ग्राफ को ड्रॉ करने के लिए। ऑलराइट, आपने सबसे छोटी और सबसे बड़ी वैल्यू को निकालना है, उसके बाद आपने उसको उसके ऊपर नंबरिंग देनी है ग्राफ के ऊपर। ठीक है, वाई की भी सबसे छोटी सबसे बड़ी वैल्यू को निकालना है, फिर उसके बाद नंबरिंग देनी है। हमने भी ऐसे किया था। तो ये देखें ग्राफ कैसा बना कि वाई के ऊपर हमने देखा -5 है, तो ये देखें ये -5 आ गया। सबसे बड़ा क्या 7 था, तो ये हमने 8 तक ले लिया। अच्छा, एक्सिस के ऊपर देखें क्या था, -3 से लेकर
तो +3 तक ये आ रहा था, हमने उससे ज़्यादा वैल्यूज़ लेनी है, -5 तक, इधर 7 तक, ताकि कोई मसला ना आए। जो वैल्यूज़ आपके पास आए कि ये वैल्यूज़ लेनी है, उससे ज़्यादा वैल्यूज़ लें हमेशा, उससे कम वैल्यूज़ ना लें कभी भी आप। ओके जी, तो ये बन गया ग्राफ। तो ग्राफ बनाने के बाद आपने पैटर्न बताना है, तो आपने बताना है द पैटर्न इज अ स्ट्रेट लाइन, दैट्स इट। बहुत ही अच्छा आपका जवाब है, पैटर्न इज अ स्ट्रेट लाइन, बस। चलें जी आगे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है द इक्वेशन ऑफ फंक्शन इज दिस, फाइंड द वैल्यू ऑफ y when x is equal to this, x is equal to this, and the value of x when y is equal to this and y is equal to this। ओके जी, क्वेश्चन नंबर 8 स्टार्ट करते हैं। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, तो पहले आप इस इक्वेशन को लिख लें जो गिवन है। ये हम कर रहे हैं फर्स्ट पार्ट। अच्छा जी, तो अब आप क्या करें, यहां पर देखिए फर्स्ट पार्ट में क्या करना है, फाइंड द वैल्यू ऑफ y व्हेन x इज इक्वल टू -3। जहां पर x आ रहा है ना, वहां पर आप लिख दें -3। ये आ गया -3। ओके जी, अब देखें ये जो 3 है ना, यहां पर जो 3 आ रहा है, ये वाला 3 और ये वाला 3 आपस में कट जाएंगे, तो आंसर आ जाएगा यहां पर -2। ओके, ये इसका आंसर आ जाएगा आपके पास -2। ठीक हो गया। तो नेक्स्ट स्टेप में आप इसका एलसीएम ले लें। एलसीएम लेंगे तो वो आपके पास क्या आएगा, एलसीएम आएगा 3। तो -2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा -6, और फिर +3 1 सा 3 तो 1 आ जाएगा। तो इसका आंसर आ जाएगा आपके पास -5/3। -5/3। तो -5/3 को आप ऐसे भी लिख सकते हैं -5/3, और इसके बाद आप इसको मिक्स फ्रैक्शन में भी लिख सकते हैं। मिक्स फ्रैक्शन में लिखेंगे तो आ जाएगा 1/2/3, -1/2/3, 3 1 ज़ा 1 और 2, -5/3। ओके जी, ये आ गया। इसके बाद इसका करते हैं सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में क्या है कि x इज इक्वल टू 1/1/2, x इज इक्वल टू 1/1/2। जहां पर x आ रहा है वहां पर आप लिखते हैं 1/1/2। ओके जी, 2 1 ज़ा 2 एंड 1 आ जाएगा आपके पास 3/2। मिक्स फ्रैक्शन को आपने सॉल्व किया। अच्छा आप देखें 3/2 और 2/3 दोनों कट जाएंगे, तो रेसिप्रोकल है ना एक दूसरे के, तो कट जाएंगे तो 1 आ जाएगा। ओके जी, 1 + 1/3, इसका एलसीएम लें तो आ जाएगा 3। तो 3 1 ज़ा 3 + 1 तो आ जाएगा 4/3। कीबोर्ड का बहुत शोर है, लेकिन हमने इसको चेंज करना है बहुत जल्दी। तो अब आप क्या करें, इसको मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दें। 3 1 ज़ा 3, तो ये बेसिकली आ जाएगा 1/1/3। 3 1 ज़ा 3 एंड 1 4/3, 1/1/3। ऑल राइट जी, नेक्स्ट करते हैं आगे इसका सेकंड पार्ट। द वैल्यू ऑफ x व्हेन y इज इक्वल टू -1। आपने इसी एक्सप्रेशन को लेना है और आपने इसमें वैल्यू ऑफ x फाइंड करनी है व्हेन y इज इक्वल टू 1। ये बी पार्ट ही था ना, लेट मी चेक, सॉरी सेकंड। चलें बहरहाल सेकंड लिख लें, बी लिख लें। सेकंड तो लिख लिया हमने, बेसिकली बी आना था यहाँ पे। आई डोंट नो किसकी गलती है, हमारे
टाइपिंग मास्टर की गलती है या कि किताब वालों की गलती है। चलें जी, आप यहाँ पर आपने क्या करना है कि आपने जहाँ पर वाई आ रहा है ना उसकी जगह पर आपने पुट कर देना है 1। अब आप क्या करें, जो 1/3 है ना उसको आप ले आए इस साइड पर, ठीक है। इधर से 1/3 आपके पास ख़त्म हो जाएगा। ओके जी, तो ये आ जाएगा 1 - 1/3। तो आप 1 - 1/3 का एलसीएम ले लें। एलसीएम लेंगे तो आपके पास आ जाएगा ये 3 एलसीएम आएगा, तो 3 1 ज़ा 3 और -3 1 ज़ा 3 और 1 आ जाएगा। ओके जी, तो ये आपके पास आ जाएगा 3 - 1 2/3। 2/3 इज इक्वल टू 2/3x। तो जब आप उस 3/2 को इस तरफ लाएंगे ना तो ये इस तरफ आकर हो जाएगा 3/2। यहाँ से 2/3 ख़त्म हो जाएगा, तो ये आ जाएगा, कैंसिलेशन के बाद आ जाएगा 1, तो आ जाएगा x इज इक्वल टू 1। ये इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। और इसका नेक्स्ट पार्ट क्या है, लेट मी चेक। सेकंड पार्ट है यहाँ पर ओके, सेकंड पार्ट है y इज इक्वल टू -1/6। तो y इज इक्वल टू -1/6। जहाँ पर y आ रहा है वहाँ पर आप पुट करें -1/6। ठीक हो गया। ओके जी, अब आप क्या करें कि जो 1/3 है ना उसको आप ले जाएं उस साइड पे, तो ये आ जाएगा -1/3 और यहाँ से 1/3 जो है वो ख़त्म हो जाएगा। इन कैल्शियम लिए 6 3 कैल्शियम आएगा आपके पास 6, तो क्या आएगा फिर 6 1 ज़ा 6 आ जाएगा -1 और फिर -3 2 ज़ा 6, तो 2 1 ज़ा 2 आ जाएगा। डायरेक्ट एलसीएम लिया। एलसीएम लेना पहले बहुत बार आपको बता चुके हैं, तो जो हमारे चैनल से पढ़ रहे हैं उनको तो प्रॉब्लम नहीं होगी। जो नहीं पढ़ रहे वो पिछली वीडियोस देखें एलसीएम एचसीएफ वाली, तो उनको सारी समझ आ जाएगी। -1 -2 का आंसर आ जाएगा -3। ओके जी, कैंसिलेशन करेंगे तो माइनस शुरू में आ जाएगा, तो 3 1 ज़ा 3 और 3 2 ज़ा 6, सॉरी। अच्छा जी, अब आप क्या करें, 2/3 को आप ले आए इस साइड पे, तो इस साइड पर होकर आ जाएगा ये 3/2। ठीक है, जो भी नंबर लिखा हो ना फ्रैक्शन में, जब उसको दूसरी तरफ मूव करें तो वो जाके उसका रेसिप्रोकल हो जाता है। यानी अगर वो जैसे देखें 2/3 इधर x से मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाकर हो जाएगा 3/2। आप देखें, इनको मल्टीप्लाई कर दें, 3 1 ज़ा आ जाएगा 3, 3 1 ज़ा 3 और 2 2 ज़ा आ जाएगा 4, तो -3/4 इसका आंसर आ जाएगा। x को आप लिख लें इस साइड पर, x इज इक्वल टू -3/4। ऑल राइट जी, ये थी हमारे पास एक्सरसाइज 6 से ख़त्म हो गई। यस, हमने बहुत अच्छा काम किया आज, ग्राफ को अंडरस्टैंड किया है। ग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है आपकी लाइफ में, आपके मैथमेटिक्स में, हर जगह पर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखते हैं। तो आप क्लास के ऐसे बच्चे जो कि आप समझते हैं, जो कि स्लो लर्नर्स हैं, जिनको क्लास में समझ नहीं आती, और जो कि इंटेलिजेंट हैं, उनके लिए भी, ठीक है, सबके लिए ये वीडियो बेस्ट है। सबको शेयर करें, फैमिली मेम्बर्स को शेयर करें, क्लास फेलोज को शेयर करें, अपने कजन्स को शेयर करें, और हमें अच्छे अच्छे से प्यारे प्यारे से कमेंट्स दें अगर आपको यहाँ से कुछ फ़ायदा हो तो। अगर फ़ायदा ना हो तो फिर भी कमेंट करके बताएं कि फ़ायदा क्यों नहीं हुआ, कौन सी ऐसी गलती है जो हम कर रहे हैं जिससे आपको फ़ायदा नहीं हो रहा। हम बिल्कुल क्लास के स्लो लर्नर बच्चे के लेवल पे आके समझा रहे हैं, ताकि जो इंटेलिजेंट बच्चे हैं वो समझ जाए, जो स्लो लर्नर है वो तो समझे ही, लेकिन जो इंटेलिजेंट है उसको भी समझ आ जाए और सबका भला हो जाए।
ऑलराइट जी, बहुत शुक्रिया, आपका कीमती वक्त आपने हमें दिया। थैंक यू वेरी मच फॉर योर प्रीशियस टाइम। अल्लाह हाफिज़।